दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 26 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान में फिर बरसा बारूद, नेतन्याहू ने दोबारा हमले का दिया हुक्म, वेस्ट बैंक में बेगुनाहों की घेराबंदी, आईडीएफ ने लगाए मिट्टी के ढेर, लोग घर में हुए कैद, गजा में मलबे के नीचे दबे हैं हजारों जिंदा बम ले रहे मासूमों की जान, आईआरजीसी ने की बड़ी तैयारी, ग्राउंड ऑपरेशन का अंदेशा, अमेरिका को दी सीधी धमकी, ईरान में मिला अमेरिकी बमों का जखीरा, जंजान सूबे में 9,500 से ज्यादा जिंदा बम और 3 खतरनाक बंकर बस्टर बरामद। समंदर में अमेरिका ने फिर किया एक्शन, ईरानी तेल टैंकर को नेवी ने घेरा और व्हाइट हाउस बनेगा ड्रोन प्रूफ किला। कल रात के हमले के बाद अपनी सिक्योरिटी पर बोले ट्रंप, बुलेट प्रूफ शीशों और नए इंतजामात की है सख्त जरूरत। शाम के इस शो में आपका खैर मकदम में शुरुआत करते हैं खबरों की। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी साख बचाने के लिए एक बार फिर लेबनान को आग में झोंकने का हुक्म दे दिया है। सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दोबारा हमले शुरू करने का ऑर्डर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए वो अब चुप नहीं बैठेगा। जबकि दुनिया देख रही है कि सीज फायर होने के बावजूद हर रोज आईडीएफ साउथ लेबनान में वैसे ही बम बरसा रही है जैसे पिछले सीज फायर में बरसाए थे। 26 अप्रैल को भी कुछ नहीं बदला। इधर इस्राएली मीडिया ही चीख चीख कर कह रहा है कि लेबनान सरकार के साथ हुआ अमन समझौता अब टूटने की कगार पर है। वॉशिंगटन में जो बातें तय हुई थी वो सब धरी की धरी रह गई हैं। अब इस्राएली अहलकार अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो लेबनान की फौज को हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करे। साफ है कि नेतन्याहू जंग को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि और ज्यादा फैलाना चाहता है ताकि उसकी अपनी कुर्सी बची रहे, आवाम और अमन जाए भाड़ में, उसे बस अपना रसूख प्यारा है। लेकिन हमने कल रात ही आपको दिखाया था कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की सड़कों पर गुस्सा उमड़ पड़ा है और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान और गजा के मामले में इसने बेवकूफ़ बनाया है। वही कुछ लेबनान में हो रहा है। हिजबुल्लाह ने आज सुबह साउथ लेबनान के तैयबा कस्बे में मौजूद इसराइली फौजियों पर 2 बड़े हमले करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने ये कार्रवाई इसराइल की तरफ से लगातार हो रही सीज फायर की खिलाफ वर्जी के जवाब में की है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की फौज यानी आईडीएफ ने अभी तक इन हमलों पर कोई बयान जारी नहीं किया है कि उसके फौजी मारे गए, जख्मी हुए या व्हीकल्स का नुकसान हुआ। नथिंग। 26 अप्रैल को आई इस खबर से ये साफ है कि सीज फायर अब सिर्फ कागजों तक ही रह गया है और सरहद पर बारूद एक बार फिर सुलगने लगा है। जहां एक तरफ इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के इन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि वो भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। दोस्तों, आने वाले चंद घंटे इस अमन समझौते के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। बात फिलिस्तीन की। मजलूम फिलिस्तीनियों की कमर तोड़ने के लिए इसराइली फौज ने मगरबी किनारे यानी कि वेस्ट बैंक के बैतलहम में एक और ओछी हरकत की है। कल रात इसराइली फौज ने तुकू गांव की कई अहम सड़कों को इस तरह मिट्टी के ऊंचे ऊंचे ढेर लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया। यह अब दिन में शाम के वक्त भी ऐसे ही है। इस मलबे की वजह से इलाके में आवाम को आवाजाही करने में दिक्कत आ रही, बल्कि ठप हो गई और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। नेतन्याहू की फौज आए दिन इस तरह की नाकेबंदी करके आम लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना रही है। ये साफ तौर पर फलस्तीनियों को तंग करने और उनकी जमीन पर अपना शिकंजा और भी ज्यादा कसने की एक सोची समझी साजिश है। वेस्ट बैंक में इसराइल की ये हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बात गजा की। गजा में इसराइली जंग थमने के बाद भी तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मलबे के नीचे दबे हुए हजारों जिंदा बम आने वाली कई नस्लों के लिए मौत का जाल बन चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जमीन बिना फटे हुए अनएक्सप्लोडेड बमों और गोलियों से इतनी बुरी तरह भर चुकी है कि इसे साफ करने में कई साल या दशक लग सकते हैं। यूएन माइन एक्शन सर्विस यानी यूएन मास का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग इन बिना फटे बमों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो अनजाने में इन बमों को खिलौना समझकर उठा लेते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मलबे का ढेर नहीं बल्कि बारूद का वो दरिया है जो आने वाले वक्त में गजा को दोबारा बसाने की हर कोशिश के सामने एक बड़ा खतरा बनकर खड़ा है। नेतन्याहू ने जो जंग 2 साल तक गजा में लड़ी, उसने गजा को एक
ऐसा जहन्नुम बना दिया है जहां अब जमीन पर पैर रखना भी मौत को दावत देने जैसा है। अब खबरें ईरान से। ईरान की आईआरजीसी ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। अंदेशा है अमेरिका के ग्राउंड अटैक का। आईआरजीसी फोर्स ने अमेरिका को एक हिला देने वाली सख्त वार्निंग दी है और इसी के साय में पूरी खबर समझिए। इस्फहान में हुई ताज़ा अमरीकी हिमाकत के बाद ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। आईआरजीसी दरअसल इस्फहान में अमेरिका के नाकाम ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र कर रही है। ऐसा लगता है कि ईरान को फिर से अमेरिका की तरफ से किसी ग्राउंड ऑपरेशन का अंदेशा है, तभी तो ये धमकी आई है। सुनिएगा क्या कहा गया है। 26 अप्रैल को जारी इस बयान में आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका की यह हरकत व्हाइट हाउस की पुरानी हार और जिल्लत को दोहराने जैसी है। ईरान ने इसे 1980 के नाकाम अमेरिकी ऑपरेशन ईगल क्लॉ की याद दिलाते हुए तबस जैसी हार का ट्रेलर बताया है। आईआरजीसी ने कहा है कि ईरानी फौज की खामोशी को कमजोरी समझने की गलती न की जाए, क्योंकि ये एक अक्लमंदान खामोशी है जो किसी भी पल दुश्मन के लिए दोज़खी तूफान में बदल सकती है। आईआरजीसी ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि वो हकीकत को समझे और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों का खिलौना बनना बंद करे। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सरहदें सिर्फ तबस या इस्फहान तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो हर उस जगह को हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बना सकता है जहां से उसे खतरा महसूस होगा। तबस और इस्फहान में अमेरिका के एयरफोर्स, उनके हेलीकॉप्टर्स और कार्गो जहाज़ों का क्या हाल हुआ आप जानते हैं, इस साल भी और 1980 में भी। ईरान ने फिर कहा है कि नेतन्याहू की शह पर अमेरिका अगर कोई गलत दांव खेलता है तो अंजाम बहुत भयानक होगा। गलत दांव, तबस, इस्फहान, ये सारी बातें धमकी में, वार्निंग में जो कही जा रही हैं वो ये बताती हैं कि आईआरजीसी के पास में भी कोई इनपुट है कि ये जो 3 वॉरशिप ईरान को घेरे खड़े गए हैं 15,000 अमरीकी फौजियों के साथ, 200 फाइटर जेट्स के साथ और दर्जनों डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स के साथ, ये सिर्फ घेराबंदी करने नहीं आए हैं। जर्मनी और फ्रांस के वॉरशिप्स जो आ रहे हैं ईरान की सुरंगें हटाने की बात कर रहे हैं, नॉर्मली वो भी यूं ही नहीं आ रहे हैं। शायद आईआरजीसी के पास किसी बड़े ग्राउंड अटैक का कोई इनपुट है, कोई अंदेशा है, क्योंकि पाकिस्तान में कल भी बात नहीं बनी। अब्बास अरागची अमेरिका के एनवॉय विटकॉफ और कुशनर के अमेरिका से निकलने से पहले ही पाकिस्तान से निकल गए। खबरें कुछ होती हैं, इशारा कुछ और कर रही होती है, उन्हें समझने की कोशिश किया कीजिए। एक बड़ी खबर सुनिए। ईरान के जंजान सूबे से ये बड़ी खबर आई है। आईआरजीसी की स्पेशल यूनिट्स ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान हजारों ऐसे जिंदा बमों को बरामद कर नाकाम किया है जो इसराइल और अमेरिका के हमलों के दौरान ईरान के हिस्सों पर गिराए गए थे। आईआरजीसी के बयान के मुताबिक मलबे और अहम ठिकानों से 9,500 से ज़्यादा बम और दर्जनों ऐसे रॉकेट बरामद हुए हैं जो फटे नहीं थे। 9,500 की फिगर ईरानी मीडिया ने दी है, जिसे पढ़ना हो पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी कामयाबी 2,000 पाउंड के उन 3 अमरीकी GBU-57 बंकर बस्टर बमों को नाकाम करना रही जो जमीन के अंदर घुसकर तबाही मचाने के लिए मशहूर है। इस बयान में यह बताया गया कि दुश्मन के फाइटर जेट्स ने क्लस्टर बमों के जरिए पूरे इलाके को एरियल माइन लेइंग यानी आसमान से बिछाई गई बारूदी सुरंगों में तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हजारों बम नहीं फटे। बढ़ते आगे, अमरीकी नेवी ने अरब सागर में अरेबियन सी में ईरान से जुड़े एक जहाज को घेर कर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। टेंशन इसके बाद और बड़ी है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हफ्ते के दिन अमरीकी जंगी बेड़े ने MV-7 नाम के जहाज को उस वक्त इंटरसेप्ट किया जब वो हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था। 26 अप्रैल को आई इस खबर के मुताबिक ये जहाज उन 19 शैडो फ्लीट जहाज़ों में शामिल है जिन पर ट्रंप की हुकूमत ने एक दिन पहले ही सैंक्शंस लगाए हैं, पाबंदियां लगाई। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ये जहाज़ ईरान के अरबों डॉलर के तेल और गैस को चोरी छिपे विदेशी बाजारों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। खबर के मुताबिक अमरीकी नेवी के हेलीकॉप्टर ने जैसे ही इस कॉमर्शियल जहाज़ को घेरा, वो वापस ईरान की तरफ मुड़ गया। दुबई की एक कंपनी के इस जहाज़ पर अमेरिका की पैनी नजर थी। ईरान के तेल ले जाने वाले जहाज़ दुबई से भी चलते हैं। ट्रंप सरकार की इस नाकेबंदी से साफ है कि वो ईरान की इकॉनमी की रीढ़ तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अरेबियन सी में
अमरीकी मिलिट्री की, अमरीकी नेवी की ये बढ़ती हलचल आने वाले दिनों में बड़े टकराव का इशारा दे रही है। ट्रंप शायद खुद हमला ना करें, ईरान को करना पड़े, क्योंकि ईरान बहुत लंबे वक्त तक ये घेरेबंदी झेल नहीं पाएगा। उसकी इकनॉमी तबाह हो रही है, पहले से खस्ता हाल थी। जो रोज के खर्चों के पैसे आते थे तेल और बाकी चीजें भेजकर या मंगाकर, वो खत्म हो रहे हैं। ये घेराबंदी सोच समझ कर की गई है और सीजफायर भी सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि ईरान इसे तोड़े तब फिर नेटो को और लोगों को करीब लाना आसान होगा कि देखो इसने तोड़ा है। कोई आप किसी को जेल में कैद कर दो, वो तो छटपटाएगा ना। ईरान बार बार कह रहा है कि नेवल ब्लॉकेड उठाओ, ये हॉर्मोज ही बनेगा अगली जंग की वजह। ईरान की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में एक बड़ा डेवलपमेंट सुन लीजिए। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने मस्कट में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से मुलाकात की है, जो पाकिस्तान से यहाँ पहुंचे। इस अहम मीटिंग में इलाके के बिगड़ते हालात और ईरान की जंग को ख़त्म करने के लिए जारी मीडिएशन की कोशिशों पर चर्चा हुई। ओमान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ओमान पहुंचने से पहले अब्बास अरागची ने अपने पाकिस्तान दौरे को बेहद कामयाब बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो अमन बहाली के लिए पाकिस्तान की बिरादराना कोशिशों की कदर करते हैं। अब्बास अरागची ने साफ किया कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात की है जिससे ईरान पर थोपी गई इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। लेकिन क्या अमेरिका उस फ्रेमवर्क को मानेगा? और अमेरिका मान ले तो क्या इसराइल मानने देगा? ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि क्या अमेरिका वाकई डिप्लोमेसी को लेकर संजीदा है या नहीं। शक अब्बास अरागची को भी है। इस्लामाबाद और मस्कट के बाद अब अब्बास अरागची अपने इस 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर रूस रवाना होने वाले हैं। ईरान की भागदौड़ साफ बताती है कि वो जंग को रोकने के लिए रीजनल ताकतों को एकजुट कर रहा है, जबकि नेतन्याहू और अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं दिखा है। अब्बास अरागची का ये दौरा इस जंग के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आप सब ने एक खबर देखी होगी, हमने भी पिछले वीडियो में दिखाई कि अमेरिका के सदर एक होटल में थे, प्रेस के साथ एक मीटिंग में, वहाँ एक शख्स ने घुसकर गोलीबारी की। अब उसके आगे की बात सुनिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुए हमले के बाद अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि जिस बिल्डिंग में मीडिया गाला हो रहा था वो पूरी तरह महफूज नहीं थी और यही वजह है कि व्हाइट हाउस में नए सिक्योरिटी इंतजाम बेहद ज़रूरी हैं। ट्रंप ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि ये कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर बिल्डिंग नहीं है। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यही वजह है कि हमें उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है जिनका प्लान हम व्हाइट हाउस के लिए बना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि नए प्लान के मुताबिक व्हाइट हाउस को ड्रोन प्रूफ बनाया जा रहा है और वहाँ बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ये सब उनकी जिद नहीं बल्कि सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री की मांग है। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन सीक्रेट सर्विस ये चाहती तो करना पड़ेगा ड्रोन प्रूफ और बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। वो कहते हैं क्योंकि मौजूदा हालात में खतरा बहुत बढ़ गया, इसलिए ये सब लाजिम है। साफ है कि ट्रंप इस हमले के बहाने व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को पूरी तरह बदलने और उसे एक अभेद्य किले में तब्दील करने की वकालत कर रहे हैं। जिस तरह उन पर हमला हुआ उसके बाद अब अमेरिकी एजेंसियां किसी भी तरह की ढील बरतने के मूड में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। संडे है, आराम कीजिए, हम भी फैमिली